हेलो एवरीवन। तो आज क्लासिकल मैकेनिक्स का है 11th ये लेक्चर। और मैंने आपको कहा था कल कि 11th 12th और 13 ये तीन लेक्चर के अंदर हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे ये पीवाई क्यों होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता लग जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं 11 12 13 लेक्चर में ये कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, जो उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर अ गिवन सिस्टम हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज, हैमिल्टोनियन की वैल्यू दी है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पूछा है ना, हमें पूछा है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू डॉट को हम लिखते हैं डेल एच अपॉन डेल पी, और एक लिखते हैं हम पी डॉट, उसको हम लिखते हैं डेल एच अपॉन डेल क्यू, और यहाँ पर लगता है माइनस। तो हमें ये दो वैल्यू निकालनी है, एक निकालना है क्यू डॉट और एक निकालना है हमें पी डॉट। तो सबसे पहले अगर मैं क्यू डॉट को फाइंड आउट करूँ, तो क्यू डॉट को अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे को डिफरेंशिएट करना है ये जो इक्वेशन है इसको पी के रेस्पेक्ट में। तो इसको पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पी का डिफरेंशिएशन किया, पी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा प्लस। फिर उसके बाद ये तो क्यू में, तो अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर माइनस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या वैल्यू देगा, -2p। क्या वैल्यू देगा, -2p। और यहाँ पर साइन क्यू एज इट इज रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर और साइन क्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, क्यू डॉट की। तो क्यू डॉट की वैल्यू मैच करा लो एक बार, है ना, उसी से कुछ आंसर आपको पता लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आ रहा है कॉस क्यू, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है कॉस क्यू, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर तो इसका फर्स्ट आ गया, है ना। ऑप्शन से पकड़ सकते हो, आगे करने की जरूरत है नहीं। फिर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन अलग करा जाए तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो इस तरह से तो आप निकाल लो कि क्यू डॉट। अब निकालना है हमें पी डॉट। तो पी डॉट जो है वो किसके इक्वल है, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के इक्वल है। तो क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, तो पी का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन क्यू का। तो साइन क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा कॉस क्यू। तो यहां पर बन जाएगा कितना, कॉस क्यू। तो ये जो पी डॉट है ये वैल्यू कितनी देगा, माइनस तो ऑलरेडी आएगा इसके साथ वाला है जो, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर और कॉस क्यू। तो मैच कराओ कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही मैच कर रहा होगा। खैर, तो माइनस, ये माइनस इसके साथ लिख दिया, 1 माइनस पी स्क्वायर कॉस क्यू। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, आपको ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पहले भी लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हैमिल्टोनियन एच इज नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी ई, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होल्ड्स ट्रू फॉर अ सिस्टम कैरेक्टराइज्ड विद। हम लिखते हैं एच इक्वल्स टू, हम लिखते हैं टी प्लस वी। तो ये हमें पूछा जा रहा है कि ये टी प्लस वी नॉट इक्वल टू, एच इज नॉट इक्वल टू टोटल एनर्जी होल्ड्स ट्रू फॉर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड विद। तो ये कब ट्रू नहीं है ना, ये कब सही नहीं है। पहला है कि जो सिस्टम है उसमें जितने भी फोर्स लगे हैं वो कंजर्वेटिव है और टाइम इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में तो ये एच इक्वल्स टू टी प्लस वी होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स एंड टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट, ये भी सही लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। डिसिपेटिव फोर्स, एक चीज हमने ये वाली पढ़ी थी ना, जीटा करके, तो जीटा करके हमने लिखा था हाफ के एक्स डॉट स्क्वायर। तो जब जीटा, यानी कि आप ये कहो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जब वेलोसिटी का फंक्शन भी है, पोटेंशियल एनर्जी जब वेलोसिटी का फंक्शन भी बन रहा है, तो उस केस में एच इक्वल्स टू टी प्लस वी हम नहीं लिखते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका अगर हमें सही आंसर पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सी। यानी कि ये एच इक्वल्स टू टी प्लस वी कब नहीं होगा, जब डिसिपेटिव फोर्स का मतलब है डंपिंग फोर्स लग रहे हो उसके ऊपर, और टाइम इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट हो, तो उस केस में फिर ये जो एच इक्वल्स टू टी प्लस वी वाला है ये फंक्शन हमारे पास नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सपोज अ सिस्टम हैज होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव पार्ट
एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर नॉट कंजर्वेटिव। ध्यान से पढ़ो। सपोज अ सिस्टम हैज होलोनोमिक एंड कंजर्वेटिव पार्ट। होलोनोमिक भी है, कंजर्वेटिव भी, मतलब जियोमेट्रिक और काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट भी वहां पर लग रहे होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। ऑल्सो सम पार्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर नॉट कंजर्वेटिव। कुछ पार्ट जो सिस्टम का है वो कंजर्वेटिव नहीं है। लेट द टिपिकल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द jth पार्टिकल इज क्यू आई, है ना। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्यू आई है, कितनी है, क्यू आई है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मॉडिफाई होकर बनेंगे वो हमें बताना है। हमें ये बताना है कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस केस में बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें क्यू आई डॉट, अभी तक जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं क्यू आई डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, और फिर हम लिखते हैं पी आई डॉट, और यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। ये दो वैल्यू हम लिखते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शंस में ये देखो क्यू आई जो है वो हर जगह सेम है, डेल एच अपॉन डेल पी आई, डेल एच अपॉन डेल पी आई, डेल एच अपॉन डेल पी आई, डेल एच अपॉन डेल पी आई। यानी कि ये जो क्यू आई वाला जो आंसर है ये तो हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब जो चेंज हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो चेंज हो रहा है मोमेंटम के अंदर, है ना। जो हम दूसरा वाला निकालते हैं मोमेंटम, पी आई डॉट जो हम निकालते हैं, उस पी आई डॉट के अंदर मोमेंटम का भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो हो रहा है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, जब यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो देखो यहाँ पर पहले लग रहा है प्लस, तो ये प्लस तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस लग रहा है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस। अब जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो गया कैंसिल। हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं प्लस क्यू आई, क्या लिख देते हैं, प्लस क्यू आई। तो हमारे पास जो इसका आंसर बन जाता है वो क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी होती है आपको एग्जाम में, जैसे कि ये एक जैसे ऑप्शन तो दिख रहे हैं आपको, पर यहाँ पर जैसे माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो दो ऑप्शन तो देखते ही कट गए। अब ये सेकंड और थर्ड है तो हमें ऐड करना है यहाँ पर, है ना। टिपिकली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिनोटेड एज क्यू आई, तो हम उसमें ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन एस, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन एस एंड हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डब्ल्यू फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम आर रिलेटेड एज। तो ये दो ऑप्शन एक जैसे से है, इसको आप इसको कैंसिल कर दो, इसमें लिख दो आप नन ऑफ द अबव लिख दो, इसमें नन ऑफ द अबव लिख दो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि ये याद करने वाले क्वेश्चन है, तो दो एक जैसे हैं तो सही आंसर ए आ जाएगा। अब आप कह सकते थे कि सर आपने डी को नन ऑफ द अबव क्यों लिखा, ए को लिख देते, ए को लिखता तो अजीब सा लगता है थोड़ा। तो डब्ल्यू क्यू के माइनस ई, ये याद करने वाली चीज़ है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिस्टम विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम द पॉइजन ब्रैकेट एक्स एल जे। देखो पॉइजन ब्रैकेट में एक तो होता है एक्स पी ना, एक्स आई और पी आई या पी जे, पॉइजन ब्रैकेट के लिए बता रहा हूं, एक्स आई पी जे। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये आता है डेल आई जे, ये आता है डेल आई जे, यानी कि क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। जब i इक्वल्स टू जे हो जाता है तो ये वैल्यू देता है 1, डेल आई जे क्या वैल्यू देता है 1, और i इज नॉट इक्वल्स टू जे होता है तो डेल आई जे क्या वैल्यू देता है, 0 देता है। तो ये एक्स पी जे के लिए होता है। इसी तरह से जब हम एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्स आई एल जे अगर मैं इसको कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम इसको लिखते हैं लेविटा सिविटा फैक्टर। तो एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, और ये कितना हो जाता है एक्स के, एप्सिलॉन आई जे के एक्स के, एप्सिलॉन आई जे के, ये जो लिखा है ये होता है लेवी सिविटा फैक्टर, लेवी सिविटा फैक्टर, लेवी सिविटा फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 1 व्हेन साइक्लिक, व्हेन साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब ये ऐसे लिखा हो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, 1 2 3, या ऐसा लिखा हो 2 3 1, या ऐसा लिखा हो 3 2 1, तो साइक्लिक होना चाहिए। फिर इसकी वैल्यू होती है -1, -1 कब, जब एंटी साइक्लिक, व्हेन एंटी साइक्लिक, एंटी साइक्लिक मतलब ऑर्डर बिगड़ा हुआ हो तो उस केस में इसकी वैल्यू लेते हैं -1, और कोई भी दो सेम हो जाए, व्हेन एनी टू सेम,
व्हेन एनी टू इंडेक्स सेम, जब भी दो इंडेक्स कोई सेम हो जाए, दो इंडेक्स मतलब सेम होने का मतलब है आई इक्वल्स टू जे या जे इक्वल्स टू के, तो उस केस में वैल्यू दे देता है 0, है ना। तो ये पॉइजन ब्रैकेट की जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है, पॉइजन ब्रैकेट की जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, वहाँ ये हमें गिवन होता है। तो पॉइजन ब्रैकेट की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, तो एक्स के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास सही आंसर आएगा ए। हमारे पास सही आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ सिस्टम विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी मैंने आपको बताया एक्स पी जे, तो इसके लिए क्या आता है? ये आता है डेल आई जे क्रोनेकर डेल्टा, है ना। इसके लिए क्या आता है? क्रोनेकर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मोशन ऑफ वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल इन फेज स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल के लिए इसका फेज स्पेस में जब हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो ये इस तरह से कर्व बनता है, ऐसा इस तरह से कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आ जाता है पोजीशन, यहां पर आ जाती है पोजीशन, ये वाई हो गया, और ये यहां पर मोमेंटम आ गया, सॉरी यहां पर आ जाता है मोमेंटम, यहां पर आ जाता है मोमेंटम, और यहां पर आ जाती है पोजीशन। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए फेज स्पेस रिमेन जब कांस्टेंट है तो उसका जो एरिया एनक्लोज्ड है वो कितना होगा। ठीक है, हमें ये पूछा गया है कंजर्वेटिव सिस्टम है और एरिया एनक्लोज्ड फेज स्पेस के साथ कितना होगा। तो ये एक लीवाल्स थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है? लीवाल्स थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि एक कंजर्वेटिव डायनामिकल सिस्टम है और फेज स्पेस रिमेन कांस्टेंट है, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय फेज स्पेस रिमेन कांस्टेंट। तो एरिया जो एनक्लोज करेगा फेज स्पेस वो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम, टाइम के साथ वो एरिया कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम कहते हैं लीवाली थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं? लीवाली थ्योरम। तो कांस्टेंट विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम। तो मैं लिख देता हूं फॉर अ कंजर्वेटिव डायनामिक सिस्टम, फॉर अ कंजर्वेटिव डायनामिकल सिस्टम area enclosed by phase space remains constant with the time and it is called Lee-Wally theorem. It is called Lee-Wally theorem, और इस थ्योरम को हम नाम देते हैं ली-वॉली थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मासेस m and 3m आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू √k/m, और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2π/t। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2π√m/k। ठीक है, 2π√m/k, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है? टाइम पीरियड की। अब हमें यहाँ पर दो क्या दिए हुए हैं? मास दिए हुए हैं, दो मास दिए हुए हैं। तो दो मास का सिस्टम मतलब यहाँ पर आपको रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये m जो है, इस m को हम क्या लिख लेंगे? इस m को लिख लेंगे हम म्यू का मतलब हो जाएगा रिड्यूस मास। तो म्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिड्यूस मास हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस मास हम कैसे निकालते हैं? म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे निकालते हैं? तो m की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू 3m, और ये कितना हो जाएगा? 4m। ठीक है, तो यहाँ m से एक m कट गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3m/4। ये हमारे पास कितना आ गया? 3m/4। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो t इक्वल्स टू 2π म्यू अपॉन k। तो म्यू की वैल्यू कितनी? 3m/4k।
3m/4k, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन तो यहाँ पर एक भी मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट करना पड़ेगा। 3m/4k, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ से इसको करेक्ट कर लो, 4 को बाहर निकाल लो, 4 को बाहर निकालोगे तो आएगा 2, तो t इक्वल्स टू पाई, और क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3m/k। हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा।